गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी तक हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया है, जिसके अंदर हमने इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, मैलिएबिलिटी क्या होती है, टफनेस क्या होती है और हार्डनेस क्या होती है। आज हम कवर करेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, उसको समझने के लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझना होगा, जो पहले हम प्लॉट करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट करने के लिए हमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कौन सी मशीन यूज करेंगे? इसका नाम है यूटीएम। दिस इज कॉल्ड एज यूटीएम। इस मशीन को हम यूज करेंगे। इसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, कौन सा टेस्ट करेंगे हम? इस पे टेंसाइल टेस्ट करेंगे। मटेरियल कौन सा लेंगे हम? डक्टाइल मटेरियल लेंगे। डक्टाइल मटेरियल पे ये टेस्ट करेंगे। कौन सा लेने वाले हैं? माइल्ड स्टील। अब देखिए वर्क स्पेसिमेन कैसा लेंगे हम। देखिए स्पेसिमेन कुछ ऐसा लेंगे हम, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लेंगे। कुछ इस टाइप का स्पेसिमेन हम लेंगे। देखिए ये स्पेसिमेन आपको दिख रहा होगा यहां पर, जो इसके टू एंड्स हैं वो ग्रिप एंड है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का मटेरियल हम लेंगे। कैसा मटेरियल है? सिलिंड्रिकल मटेरियल है, जिसका जो एंड है वो ग्रिप एंड है। वो मशीन में लगाने के लिए, फिट करने के लिए आपने दिए हैं। एक्चुअल में जो स्पेसिमेन है वो यहां से यहां कंसीडर होगा। इसको बुलाते हैं गेज लेंथ। मान लीजिए कोई माइल्ड स्टील का कोई सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, कोई मटेरियल है जिसके दो एंड आपने ग्रिप एंड बनाए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाएंगे हम, और उस टेंसाइल लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी तो कैसे डिफॉर्मेशन हुई, कितना लोड बढ़ने पे कितनी डिफॉर्मेशन हुई। पहले मान लीजिए L है, तो उसके बाद कितना हुआ L। सपोज L की वैल्यू आप ले लो, सपोज ये 100 mm है। ठीक है, 100 mm लेंथ का कोई स्पेसिमेन आपने लिया था और आप लोड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। मान लीजिए स्टार्टिंग आपने की 10 किलो न्यूटन से, फिर आप 10 के बाद 15 किलोमीटर, 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, इस टाइप से बढ़ाते जाओगे और ये देखोगे कि लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। उसी का एक हम ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन सी मशीन यूज करेंगे? यूटीएम मशीन है, उसके अंदर टेंसाइल टेस्ट हम करेंगे, मतलब टेंसाइल लोड लगाएंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे उसको हम, और मटेरियल कैसा लेने वाले हम? माइल्ड स्टील। तो चलिए हम इसको ग्राफ को बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाया गया। वो किस टाइप का बना? वो कुछ इस टाइप का आपका बना। इस टाइप का ग्राफ बना। ठीक है, एक्चुअल में किस किस के बीच में है? आपने पहले फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन चेक किया आपने। क्या चेक की? डिफॉर्मेशन। तो एक्चुअल में किसके बीच में बनता है? कितना फोर्स लगाया, कितना टेंसाइल फोर्स लगाया और कितनी डिफॉर्मेशन, कितनी चेंज इन लेंथ आपके स्पेसिमेन में हुई। तो आपने देखा कि एक लिमिट तक बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, जो फोर्स है वो डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
और इस लिमिट को बुलाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, ए मिल गया। उससे थोड़ी सी आगे देखा गया कि एक और पॉइंट आपको मिला बी पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा सा कर्व होता है यहाँ पर, यहां से यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये थोड़ा सा कर्व होता है यहाँ पर। ठीक है, कर्व है। बी पॉइंट को नाम दिया गया इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बी का नाम क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक, देखो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या थी? जिस लिमिट तक जो फोर्स है और जो डिफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना जिस रेशो में फोर्स को बढ़ाओगे उतने में डिफॉर्मेशन। मान लेते हैं कि पहले 10 किलो न्यूटन था, तो 10 किलो न्यूटन से 0.01 की आपको डिफॉर्मेशन मिला, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ? पहले अगर 100 mm था तो 100.01 mm हो गई लेंथ उसकी। उसी टाइप से मान लेते हैं कि 20 किलो न्यूटन आपने लगाया, फिर आप देखोगे ये 0.02 हो गई, 0.02 mm हो गया। ये डिफॉर्मेशन है। पहले लेंथ कितनी है? 100 mm, 100 में इतना ऐड होते जा रहा है, इतनी लेंथ बढ़ती जा रही है उसकी। तो ऐसे ही देखा गया कि एक लिमिट था कि उस टाइप से बढ़ता गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बिल्कुल, उस लिमिट को बोला गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद देखा गया अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। अगर आप लोड को ए से ज्यादा लगाते हो, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट सपोज मैं मानता हूं कि 80 किलो न्यूटन तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अगर मैं 81 किलो न्यूटन करूंगा तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। ठीक है, अब बी पॉइंट तक देखा गया कि अगर मटेरियल को बी पॉइंट पे मैं छोड़ देता हूं, वहां से फोर्स को, टेंसाइल फोर्स को वहां से हटा देता हूं, तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर वो पहले 100 mm की लेंथ थी तो 100 mm की लेंथ हो जाएगी उसकी, जितना डायमीटर पहले था उतना हो जाएगा। तो उस पॉइंट को बुलाते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बुलाते हैं? इलास्टिक लिमिट। अब देखा गया कि इलास्टिक लिमिट के बाद अगर मैं लोड को बढ़ाता हूं, उससे ज्यादा बढ़ाता हूं, तो अगर इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा आप इसको बढ़ाते हो तो फिर ये परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इस पॉइंट को बुलाते हैं यील्ड पॉइंट। क्या है? सी का नाम क्या है? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट का मतलब होता है या यील्ड लिमिट, यील्ड पॉइंट लिमिट। इस लिमिट पे जो आपका मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। बी के बाद सी तक परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। कम लोड पे ज्यादा डिफॉर्मेशन आपको मिलने लगती है। सी पे पहुंचने के बाद आप देखोगे कि मटेरियल जितना लोड सी पे है उतने लोड पे डिफॉर्मेशन होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया बिना किसी लोड के बढ़ाए। अगर मैं कहता हूं सी पे कितना लोड है, सपोज मैं कहता हूं 100 किलो न्यूटन लोड लगाया, तो 100 किलो न्यूटन पे लेंथ अपने आप बढ़ने चली गई वहां पर। ठीक है, बढ़ते चली गई, तो आप देखोगे जो ये स्ट्रेन आपको मिली है वो कांस्टेंट लोड पे मिली है। इस रीजन को बुलाते हैं, सीडी रीजन को हम बुलाते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या बुलाते हैं? प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब अगर आपको डी से ज्यादा डिफॉर्मेशन करनी है मटेरियल की, तो आप देखोगे कि मटेरियल दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई। ठीक है, कहां तक? ई पॉइंट तक। तो डी के बाद अगर डिफॉर्मेशन करनी है, मान लीजिए डिफॉर्मेशन कितनी हो गई यहां तक? 0.08। तो अगर लेंथ को 0.08 100.0, देखो एक्चुअल में लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ में मान लेता हूं कि उसकी 100 mm है, तो जो ये हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहां तक कितनी हो गई? अगर मैं पॉइंट नाम दूं इसको, सपोज ये एक्स पॉइंट है कोई, तो एक्स पे कितना हो गया? 100 तो पहले था, अब कितना हो गया? 0। ठीक है, दैट मीन 0.08 100.08। ये तो डिफॉर्मेशन शो करते हैं हम। तो अगर मुझे डिफॉर्मेशन 0.08 से ज्यादा करनी है तो फिर मटेरियल दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रेस को बढ़ाना पड़ेगा या फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स को बढ़ेगा, कहां तक बढ़ाना पड़ेगा? ई पॉइंट तक। ई पॉइंट को बुलाते हैं अल्टीमेट लिमिट। क्या नाम है इसका? अल्टीमेट लिमिट। अल्टीमेट लिमिट क्यों होती है? क्योंकि यहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। तो डीई के अंदर क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन
हार्डनिंग, इसका ये नाम दिया गया है स्ट्रेन हार्डनिंग। ई पे पहुंचने के बाद मटेरियल के अंदर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग का मतलब है कि अगर पहले मटेरियल कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का था, धीरे धीरे आपने जब इसको बढ़ाया तो ये एक जगह पर इसका क्रॉस सेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उस रीजन को ही इसका नेकिंग रीजन बुलाते हैं, ठीक है। क्या होगा, धीरे धीरे आप इसे खींचोगे, इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ तो बढ़ेगी, डायमीटर कम होता जाएगा, लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर कम होता जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी क्या हो जाएगी, नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, अब ठीक है। नेकिंग, ठीक है, नेकिंग का मतलब कि कोई एक क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है जिसके कारण मटेरियल वीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो अब आपकी जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर ई पॉइंट पे मान लेता हूं मैं 0.10 mm की इलोंगेशन आपकी हो गई है, इससे ज्यादा इलोंगेशन अगर करनी है तो मटेरियल को ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कम फोर्स में ही वो इलोंगेट होता जाएगा क्योंकि नेकिंग हो गई है, और इस पॉइंट पे आके वो फ्रैक्चर हो जाता, फेल हो जाता है। अब ये डायग्राम तो मैंने फोर्स और डिफॉर्मेशन के बीच में बनाया था, बट इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों बुलाते हैं? देखिए, फोर्स को मैं क्या करता हूं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर देता हूं? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसीलिए ये क्या बन जाता है? स्ट्रेस। क्या बन जाता है ये? इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेस। एक्चुअल में तो ये फोर्स था, बट स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसको एक कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, एरिया से। कौन सा एरिया है ये? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जब लोड लगाने से पहले कितना एरिया था उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? स्ट्रेस। उसी टाइप से डिफॉर्मेशन को मैंने डिवाइड कर दिया ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है। किससे कर दिया? ओरिजिनल लेंथ से। तो ये क्या बन गई? ये बन गई स्ट्रेन। ये क्या बन गया? स्ट्रेन। तो एक्स एक्सिस में क्या हो गया? स्ट्रेन। वाई एक्सिस में क्या हो गया? स्ट्रेस। इसलिए इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बुलाते हैं। तो ये कौन से मटेरियल के लिए है? ये माइल्ड स्टील के लिए है। किसके लिए है? माइल्ड स्टील। डिफरेंट मटेरियल का अपना डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा। अब हम आते हैं ई पॉइंट पे। देखो, ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अल्टीमेट। इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बुलाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको कि स्ट्रेस को हम, जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको इस डायग्राम से समझेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है? ये स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है जो किसी मटेरियल पे आप लगा सकते हो। इससे ज्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं लग सकता। दिख रहा आपको? देखिए, ई मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की। स्ट्रेस की यहाँ पर कुछ और वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर? इससे ज्यादा स्ट्रेस आप नहीं लगा सकते। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ? स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस which can be applied on a material without failure। फेलियर हुए बिना किसी मटेरियल पे कितना स्ट्रेस लगाया जा सकता है, वो ही उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट मटेरियल के लिए किस टाइप से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। ये तो मेरा माइल्ड स्टील के लिए था, जो कि एक डक्टाइल मटेरियल होता है। और भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम है, ठीक है। तो उसका कैसे बनता है, या ब्रिटल मटेरियल है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।